आज हम लोग शुरू करेंगे इग्नियस पेट्रोलॉजी। बहुत सारी चीज़ आपको पता है, फिर भी हम इसको रिपीट करेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्लियर हो जाए और आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इग्नियस का जो वर्ड है वो जो इंडियन प्रोफेसर हैं वो ये मानते हैं कि ये संस्कृत से ये ओरिजिन हुआ है, संस्कृत वर्ड से, अग्नि से। अ, अग्नि को इग्नियस से जोड़ देते हैं ये, ऐसा कुछ। और इग्नियस का मतलब हमको पता है फायर होता है, यानी इसका ओरिजिन, इग्नियस रॉक का ओरिजिन मैग्मा से होता है। और मैग्मा क्या होता है? ये लिक्विड रॉक होते हैं, लिक्विड रॉक। यानी रॉक जब अपने मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा है? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? कोई प्लीज़ कंफर्म करे, आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? जी भाई। साफ़ आ रही है ना बिल्कुल? वॉल्यूम वगैरह सब ठीक है? तो मैग्मा हमारा क्या होता है? ये लिक्विड रॉक होता है। और रॉक लिक्विड में कब पहुंचता है? जब हम उसको मेल्टिंग टेम्परेचर से क्रॉस करा देते हैं। यानी किसी भी रॉक की अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। जब हम उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जब हम उसको टेम्परेचर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंचा देते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है। या फिर हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दें तो जो भी हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर होगा उस पर वो मेल्ट कर जाएगा। और यहाँ पे जो पेट्रोलॉजी होता है, पेट्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। ये पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक। ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो एक सवाल पूछा था उन लोगों ने ऐसे सेशनल के टेस्ट में कि पेट्रोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो उसमें एक ऑप्शन में पेट्रोल भी दिया हुआ था, पेट्रोल। तो बहुत लोगों ने पेट्रोल लगा दिया था, पेट्रोलॉजी का मतलब, समझ में, पेट्रा से पेट्रोल में जोड़ दिया था। तो ये कोई ग्रीक वर्ड है, इसका पेट्रा का मतलब होता है रॉक। इसीलिए पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ रॉक्स। तो मैग्मा जो होता है ये मिक्सचर होता है तीन चीज़ों का, एटलीस्ट मिनिमम तीन चीज़ों का। लिक्विड रॉक प्लस कुछ इसमें सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, प्लस गैसेस होते हैं इसमें। गैसेस में आपकी जो मेजर गैसेस होती हैं वो वाटर वेपर होता है और CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फ़र होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ये सब गैसेस होती हैं इसमें। तो हमारा जो अर्थ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। और रॉक जो है हमारा, ये रॉक, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ या एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मिनरल से मिलकर बना होता है। और मिनरल इज़ मेड बाय डिफरेंट कंपाउंड्स, और डिफरेंट कंपाउंड्स बोल लीजिए। एंड कंपाउंड इज़ मेड ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और एटम्स में जनरली क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि, या पहले ये बेसिक चीज़ें आपको बता दें। मैग्मा के टाइप्स देख लेते हैं, कितने तरह के मैग्मा होते हैं। तो मैग्मा ब्रॉडली तीन में डिवाइड किया गया है। मैफिक मैग्मा। अच्छा, जो इग्नियस रॉक बनती है वो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है, सॉलिड होता है, सॉलिडिफाई होता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मैग्मा सरफेस के बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। और इससे जो रॉक क्रिस्टलाइज होगा उस रॉक को क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, या वोल्केनिक इग्नियस रॉक, वोल्केनिक इग्नियस रॉक। और अगर मैग्मा सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, यहीं पे क्रिस्टलाइज होकर के इग्नियस रॉक बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव या प्लूटोनिक। इसीलिए ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव रॉक है, इसीलिए ग्रेनाइट को प्लूटॉन्स बोलते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वो प्लूटोनिक रॉक होता है, तो प्लूटॉन्स बोलते हैं ना, इग्नियस प्लूटॉन्स। और यहाँ पे
ये एक्सटर्नल इंटरनल होता है ना हमारे यहाँ, उसी तरह से ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगर यहाँ पे आप ग्रेनाइट बोलेंगे तो इसका एग्जांपल यहाँ पे रायोलाइट हो जाएगा, सेम केमिकल कंपोजिशन है इसकी। यहाँ पे अगर आप गैब्रो बोलेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बसाल्ट बोलेंगे। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैग्मा हमारा 3 तरीके का होता है, मैफिक मैग्मा, फेल्सिक मैग्मा। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आमतौर पे एमयू में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में आपके होना चाहिए। और इंटरमीडिएट मैग्मा, इंटरमीडिएट मैग्मा यानी फेल्सिक और मैफिक की मैग्मा का जो कंपोजिशन होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों के बीच का कंपोजिशन और एलिमेंट इंटरमीडिएट मैग्मा में पाया जाएगा। तो मैफिक मैग्मा को बेसाल्टिक मैग्मा भी बोलते हैं, बेसाल्टिक मैग्मा। और फेल्सिक मैग्मा को रायोलिटिक मैग्मा बोलते हैं। ग्रेनाइटिक भी बोल सकते हैं, ग्रेनाइटिक भी बोल सकते हैं। इसको सिलीसियस मैग्मा भी बोलते हैं, सिलीसियस, सिलीसियस मैग्मा, क्योंकि फेल्सिक मैग्मा में सिलिका ज़्यादा होता है ना, इसलिए इसको सिलीसियस मैग्मा भी बोलते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए। जैसे मैफिक मैग्मा का टेम्परेचर कितना होता है, ज़्यादा होता है, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और फेल्सिक मैग्मा का टेम्परेचर कम होता है, 800, कितना होता है, 800, 650 से 800 के बीच में होता है। और इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच का होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब देखो इसको इस तरह से रिलेट करो। यहाँ पे हमने बोला था कि ओलिविन हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है, क्वार्ट्ज लो टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है। तो जो फेल्सिक मैग्मा में नीचे के मिनरल ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए इनका टेम्परेचर भी कम होता है, लो टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होती है। और ये मैफिक मैग्मा ऊपर के मिनरल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो ये जो ओलिविन का हम 1600 डिग्री सेल्सियस बताए थे, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। ठीक है, और इसका एक रेंज होता है, ज़रूरी नहीं कि ये फिक्स्ड हो। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो इसमें मैफिक मैग्मा में जो सिलिका होता है हमारा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? स्लाइड चेंज कर ले क्या, दिख रहा है साफ? जी भाई। सिलिका इसमें 45 से 55% होता है। और आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों ज़्यादा होते हैं, यानी हाई मैग्नीशियम, हाई आयरन और हाई कैल्शियम, आप लिख लो हाई। और इसमें लो पोटेशियम और लो सोडियम होता है, किसमें, मैफिक मैग्मा में। उसी तरह फेल्सिक मैग्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 65 से 75%। और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम लो होता है, लो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और सोडियम और पोटेशियम हाई होते हैं, हाई सोडियम, पोटेशियम। इंटरमीडिएट में इन दोनों के बीच का होगा। सिलिका कितना होगा, लगभग 55 से 65%। और बाकी आयरन और आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम, इन दोनों के बीच का होगा इसमें, इंटरमीडिएट मैग्मा में। इंटरमीडिएट मैग्मा को एंडेसिटिक मैग्मा भी बोलते हैं, एंडेसिटिक मैग्मा। ठीक है, एंडेसाइट, इंटरमीडिएट रॉक होता है ये। तो ये जो डिफरेंट मैग्मा होते हैं हमारे पास, ये डिफरेंट रेंज ऑफ कंपोजिशन शो करते हैं, रेंज ऑफ कंपोजिशन फ्रॉम अल्ट्रा मैफिक टू फेल्सिक मैग्मा जो होता है, वो एक रेंज ऑफ कंपोजिशन शो करते हैं। इसकी वजह क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दी अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन दी अर्थ क्रस्ट। तो जनरली हमारे अर्थ क्रस्ट में नहीं बल्कि पूरे अर्थ में जो एलिमेंटल अबंडेंस है, कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसकी बुनियाद पर ये हमारे मैग्मा के अंदर रेंज ऑफ कंपोजिशन के मैग्मा मिलते हैं हमको। तो जैसे पूरे अर्थ में अगर हम देखें तो 99.9% ये 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% कंपोज करते हैं पूरे अर्थ में। उसमें सिलिका है, एल्यूमिनियम है,
आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 8-9 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% पूरे अर्थ में पाए जाते हैं। इसीलिए जो मैग्मा का कंपोजिशन होता है जनरली इन्हीं एलिमेंट्स के अराउंड में घूमता रहता है। और चूंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारे एलिमेंट हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिका ऑक्साइड। यहाँ पे जो SiO2 है ये क्वार्ट्ज नहीं है, ये क्वार्ट्ज वाला ऑक्साइड नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑक्साइड, मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड इन द अर्थ। वो कौन सा है? सिलिका है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। ये सिलिका नहीं है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड इसका नाम है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, ये SiO4 टेट्राहेड्रा के पॉलीमराइजेशन से नहीं बना है, SiO4-4 के पॉलीमराइजेशन से नहीं बना है, जो क्वार्ट्ज में बना था, कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेमवर्क सिलिकेट में। दिस इज़ द सिलिकॉन ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, या K2O है पोटेशियम ऑक्साइड, या Na2O है सोडियम ऑक्साइड, या H2O है वाटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो SiO2 इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड। अब इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको जानना जो आपके काम का है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फेल्सिक मैग्मा होता है, इसके अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू मैफिक मैग्मा। फेल्सिक मैग्मा में गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। गैसेस का मतलब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, H2O ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है कि जब हमारा बॉवेन रिएक्शन सीरीज बेसाल्टिक मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है। किसी का माइक ऑन है क्या? बहुत आवाज़ आ रही है। तो जो हमारे स्टार्टिंग के मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं, जब ओलिविन, कैल्सिक, प्लेजियोक्लेस वगैरह, तो इसके अंदर वाटर नहीं होता, ये वाटर फ्री, वेपर फ्री मिनरल्स होते हैं। तो जब मैग्मा में ओलिविन, कैल्सिक, प्लेजियोक्लेस ये ऊपर के मिनरल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो लास्ट में जो मिनरल बचता है उसके साथ वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो गैसेस मोटा मोटी याद रखिए आप कि फेल्सिक मैग्मा के अंदर गैसेस ज़्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू मैफिक मैग्मा के। यहाँ से बात क्लियर हो गई, क्योंकि हाई टेम्परेचर के मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर अटैच नहीं होता है, दे आर वाटर फ्री मिनरल्स। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रस मिनरल बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हॉर्नब्लेन में वाटर मिलता है, बायोटाइट में मिलता है, क्ले मिनरल्स में, के फेल्सपार में नहीं मिलता। फिर नीचे क्वार्ट्ज के साथ बहुत सारे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स मिलते हैं, वेपर्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम फेल्सिक मैग्मा की बात करें तो फेल्सिक मैग्मा की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होता है कि इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, SiO2 बहुत ज़्यादा होता है, और सिलिका के ज़्यादा होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या है कि इसका टेम्परेचर भी कम होता है फेल्सिक मैग्मा का। तो हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को जब हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हनी होता है, शहद को आप नॉर्मली फ़्लो कराएंगे तो फ़्लो नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हीट कर दें तो वो फ़्लो हो जाएगा बहुत आसानी से। तो टेम्परेचर देने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंट टू फ़्लो, ये फ़्लो आसानी से ना हो। यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अपोजिट ऑफ फ्लूइडिटी। तो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी ये फ़्लो बहुत आसानी से कर लेगा। लेकिन हनी की विस्कोसिटी वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा आसानी से फ़्लो नहीं करता है। तो जो हमारा फेल्सिक मैग्मा होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है फेल्सिक मैग्मा। लेकिन बेसाल्टिक मैग्मा या मैफिक मैग्मा, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक फ़्लो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो हमारा ये डेक्कन ट्रैप है ना, तो ये डेक्कन ट्रैप हॉट स्पॉट से बना है। अभी देखो पूरा इंडिया को कवर किया हुआ है, यहाँ तक मिलता है।
ये राजा मुंदरी यहाँ पे है, ईस्टर्न घाट पे, वहाँ पे भी डेक्कन डेक्कन ट्रैप के वो बसाल्ट मिलते हैं। इधर राजस्थान में मिलेगा आपको, ठीक है। इधर बुंदेलखंड में आप जाओगे, साउथ बुंदेलखंड में पूरा मिलेगा। तो इसकी वजह यही है कि ये डेक्कन ट्रैप बसाल्टिक मैग्मा है, और इसकी विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये बहुत दूर तक ट्रेवल किया है, बहुत ज़्यादा पार्ट कवर किया है इंडिया का। लेकिन जो आपको यहीं पे राजस्थान में वो मिलेगा, कौन सा रायोलाइट है यहाँ पे, कोई बताएगा? मलानी रायोलाइट, मलानी रायोलाइट। इसका एरिया बहुत कम है, मतलब कम दूर तक कम डिस्टेंस कवर किया है मलानी, कम एरिया कवर किया है मलानी रायोलाइट ने, क्योंकि ये फेल्सिक मैग्मा, फेल्सिक रॉक है। इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा फ्लो नहीं किया है ये, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है जनरली। एक तो कंपोजिशन पे, दूसरा टेम्परेचर पे, और तीसरा गैस कंटेंट पे। तो चूँकि फेल्सिक मैग्मा का कंपोजिशन क्या होता है, सिलिशियस नेचर का होता है, सिलिका बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए हैवी हो जाता है वो, और उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होता है, इसलिए विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और गैस कंटेंट ज़्यादा होते हैं, वेपर ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से भी विस्कोसिटी इसकी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये हमारा मैग्मा होता है जो, इसका ओरिजिन कैसे होता है। जेनेसिस ऑफ मैग्मा, हाउ मैग्मा ओरिजिनेटेड इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम अर्थ का एक स्लाइस बनाएं, तो ये हमारा जो है पूरा क्रस्ट है, और ये मेंटल है, और ये इनर कोर है, और ये आउटर कोर है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि आउटर कोर हमारा जो है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, जनरली आयरन इसमें मिलते हैं, जनरली आयरन मिलता है, थोड़ा मोड़ा निकल मिलता है। और जो हमारा मेंटल है ये पूरा सिलिशियस कॉम्पोजिशन का है, मतलब सिलिकेट मिनरल मिलते हैं इसमें, सिलिकेट। अच्छा, उसकी वजह क्या है, क्यों और मतलब कोर में इतने ज़्यादा आयरन मिलते हैं? उसकी वजह यह है कि जब हमारा अर्थ शुरू में एक्रीट हो रहा था, एक्रीशन हो रहा था, जब ये हॉट नेबुला था, तो सारे एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठे थे। फिर जैसे जैसे इसकी कूलिंग, नेबुला की कूलिंग स्टार्ट हुई, तो जो हैवी मेटल्स थे वो उसकी सिंकिंग होनी शुरू हुई। जितना आयरन है, चूँकि हैवी एलिमेंट है, ये हैवी मेटल है, तो ये सिंक कर गया, और सिंक करके कोर में इकट्ठा हो गया ये, इसीलिए कोर में हमको आयरन मिलता है। और जो लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर मेटल थे, जैसे वो सब हमारे सिलिकेट मिनरल्स बनाए। और क्रस्ट पे सबसे लाइटेस्ट मिनरल, मोस्ट लाइटेस्ट मिनरल आर फाउंड ऑन द क्रस्ट, जैसे फेल्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं हमको। और जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में चली गई, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फ़र गैसेस, ये सब ऑक्सीजन हमको एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। तो हमारे जो हीट था, जो इनिशियल हमारा अर्थ था, नेबुला था, उसके अंदर हीट स्टोर हुआ किस वजह से? एक तो प्राइमरी इनिशियल एक्रीशन की वजह से, अर्थ के एक्रीशन की वजह से, ड्यू टू द एक्रीशन ऑफ अर्थ हीट अंदर स्टोर हो गया। और दूसरा रेडियो एक्टिव डीके की वजह से अंदर हीट मिलता है हमको अर्थ के अंदर। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी डीके होने की वजह से वो कंटिन्यूसली हीट जनरेट करते हैं। और तीसरा जो है, मेटल्स के सिंकिंग की वजह से भी एनर्जी क्रिएट हुई है, उससे भी हीट जनरेट हुआ है। तो इसलिए हमारे जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, फ्रॉम सरफेस टू कोर, टेम्परेचर हमको बढ़ता हुआ मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल। बहुत आराम से हम चल रहे हैं, थोड़ी मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है, तो कोई अगर आपको लगेगा कि बहुत स्लो हो रहा है तो बोलिएगा, मैं थोड़ा स्पीड कर दूंगा। इसको जियोथर्मल ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं? जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, थर्मल मतलब टेम्परेचर, और ग्रेडियंट का मतलब कि व्हाट इज़ द क्या मतलब है मामला, कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, यानी उसका ग्रेड क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और थ्री थिंग्स। तो जैसे अगर ये ग्राफ आप बनाइए, तो ये मान लीजिए डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है। डेप्थ, आप सरफेस से कोर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप डेप्थ सरफेस से अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, प्रेशर बढ़ेगा इधर, और इधर आप मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं,
तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जाएगा। मान लो 1 किलोमीटर में है तो टेम्परेचर इतना है 10 डिग्री सेल्सियस। ये इतना होता नहीं है, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 30 किलोमीटर पे जाएंगे तो टेम्परेचर भी आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं डेप्थ में, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ द अर्थ। तो नॉर्मल जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है ना हमारा अर्थ का, वो रॉक की मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। यानी रॉक अगर मान लो किसी इस पॉइंट इस स्टेज ऑफ पॉइंट पे अगर मान लो रॉक की मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो जियोथर्मल ग्रेडियंट यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट अर्थ के अंदर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। इसीलिए रॉक जो है हमारा मेंटल के अंदर मेल्ट के फॉर्म में नहीं होता है बल्कि सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि आउटर कोर हमारा लिक्विड है, मेल्ट के फॉर्म में है, लेकिन हमारा इनर कोर भी सॉलिड है और पूरा अर्थ हमारा क्रस्ट से लेकर के आउटर कोर तक सॉलिड है कि नहीं। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शनली एक लेयर है एस्थोनोस्फीयर की, वो सेमी लिक्विड है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग सहमत हैं? कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन? तो अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि हमारा जो मैग्मा होता है, ये हमारा जो मैग्मा है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, सिलिकेट मेल्ट होता है ना ये पूरा। एक्चुअली जो हमारा मैग्मा है वो बॉवेन रिएक्शन सीरीज़ है, सिंपल इतना समझ लो। बॉवेन रिएक्शन सीरीज में जितने मिनरल आते हैं वही तो मैग्मा का कॉम्पोजिशन होता है। ओलिवीन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, केफेलस्पार, क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, इधर कैल्सिक प्लेजियोक्लेस, इधर सोडिक प्लेजियोक्लेस। दिस इज़ द बेसिक कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। दिस इज़ द प्राइमरी पेरेंट कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा का। तो ये सारे मिनरल्स कौन से मिनरल हैं, सब सिलिकेट मिनरल्स तो ये हैं। ओलिवीन हमारा किस में आता है, नेसो सिलिकेट में आता है। पायरोक्सिन चैन सिलिकेट में आता है। एम्फीबोल चैन सिलिकेट में आता है। उसके बाद बायोटाइट सीड सिलिकेट में आता है। इधर फेल्सपार हमारा पूरा फ्रेमवर्क सिलिकेट में आते हैं। क्वार्ट्ज हमारा फ्रेमवर्क सिलिकेट में आता है। ठीक है, तो ऑल द मिनरल्स विच आर फाउंड इन बॉवेन रिएक्शन सीरीज आर बिलोंग्स टू सिलिकेट मिनरल। और दिस minerals in the Bowman reaction series is basically represent magma ना, it is represent basaltic magma. Our Bowman reaction series basically represent basaltic magma. तो यहाँ पे अगर हम ये तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा मेल्ट आ रहा है अर्थ से, इनसाइड द अर्थ, द मेल्ट विच इज़ कम फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ, विच इज़ नॉट कम फ्रॉम द मॉल्टन आउटर कोर, यहाँ से तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कंपोजिशन तो पूरा आयरन है। अगर यहाँ से आता तो मैग्मा का कंपोजिशन क्या होता है, आयरन होता है, लेकिन मैग्मा का कंपोजिशन क्या है, सिलिकेट है। इसका मतलब कि जो ये मेल्ट हमारा जनरेट हो रहा है अर्थ के अंदर वो कहीं ना कहीं इस पार्ट से जनरेट हो रहा है, मेंटल से जनरेट हो रहा है, लेकिन मेंटल हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो फिर सवाल ये होता है कि ये मैग्मा आ कहाँ से रहा है और मेल्टिंग हो कैसे रही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि ऐसी कोई कंडीशन हम जनरेट करें, ऐसी कोई कंडीशन, कोई स्पेशल कंडीशन होती होगी मेंटल के अंदर जिसकी वजह से ये हमारा रॉक, ये पार्ट जो है हमारा मेल्ट होता होगा और इससे हमको बेसाल्टिक मैग्मा यानी सिलिकेट कंपोजिशन का मैग्मा हमको मिले। तो वो क्या प्रोसेस होता है उसको हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले दो बेसिक चीज़ें आप देख लीजिए कि कोई भी रॉक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट को मेल्टिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं, यानी वो टेम्परेचर जिस पे रॉक मेल्ट कर जाए। तो अगर मान लीजिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस है, और इसको मेल्ट कराना है, तो दो सिचुएशन होगी। या तो आप इतना टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दीजिए तो ये मेल्ट कर जाएगा। एक तो ये कंडीशन है, यानी 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने का मतलब क्या है कि आप जियोथर्मल ग्रेडियंट को बढ़ा दीजिए। आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट 88 डिग्री सेल्सियस था,
और इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, और मेल्ट कराने के लिए 92 देना पड़ेगा या 90 तक पहुंचाना पड़ेगा। हम थोड़ा और क्लियर करने के लिए 92 लिख रहे हैं। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट 88 डिग्री सेल्सियस है, यानी जियोथर्मल ग्रेडियंट को बढ़ाना पड़ेगा इस रॉक को मेल्ट करने के लिए। बढ़ा करके कितना ले जाना पड़ेगा, 90 से ऊपर 91-92 तक ले जाना पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन है ताकि ये रॉक मेल्ट हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस रॉक की मेल्टिंग पॉइंट को हम कम कर दें, यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट 90 से घटा करके हम 85 कर दें। ठीक है, और हमारा नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना है, 88 है। तो बिना टेम्परेचर बढ़ाए 88 पर ही ये रॉक मेल्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो घट गई है, 85 डिग्री सेल्सियस हो गई है। तो अब बिना टेम्परेचर बढ़ाए, बिना जियोथर्मल ग्रेडियंट को बढ़ाए हुए 88 डिग्री सेल्सियस पे ही ये रॉक मेल्ट कर जाएगी, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो गई है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम कैसे हुई है, वो दो तरीके से मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। एक तो हम प्रेशर को कम कर दें। जिस प्रेशर पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस थी, अगर हम उसका प्रेशर कम कर दें, प्रेशर को डिक्रीज कर दें, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 90 से 85 पहुंच जाएगी, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट को यानी मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने की क्या है कि हम उसमें वाटर को ऐड कर दें, उस रॉक में वाटर को या वेपर को, CO2 को ऐड कर दें। जैसे ही हम वाटर या वेपर ऐड करेंगे रॉक के अंदर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी। अब ये क्यों होगी, ये पूरा फिजिक्स है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दो चीज़ें याद रख लीजिए बस, कि प्रेशर को कम करने से और रॉक में वाटर को ऐड करने से उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑन द गिवन टेम्परेचर रॉक हैज़ बिन मेल्टेड। तो अब हम इसको सिचुएशन में ले जाते हैं ओरिजिनली, जहाँ पे इस तरीके का मैग्मा जनरेट होता है और इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है। तो हमको ये दो चीज़ें तो पता चल गई कि एक, जैसे जैसे हम अर्थ इनसाइड द अर्थ जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है विद डेप्थ। हम डेप्थ में जब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और ये भी हमको पता चल गया कि नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट पर रॉक मेल्ट नहीं होता है। उसको मेल्ट कराने के लिए या तो हमको जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ाना पड़ेगा या रॉक की मेल्टिंग पॉइंट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम सिचुएशन में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आ गए मिड ओशियनिक रिज पर। ठीक है, ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ये मिड ओशियनिक रिज है। यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, ये मेंटल है और ये कोर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। ये ऊपर क्या है, पूरा वाटर टेबल है, पानी है ओशन के अंदर। हमें ये ओशियन फ्लोर है हमारा, ओशियन फ्लोर यानी ओशियनिक क्रस्ट है। इसकी थिकनेस कितनी होगी, 5 किलोमीटर होती है लगभग, 5 से 6 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है, 40 किलोमीटर होती है एवरेज। यहाँ पे देखिए इनर कोर है, यहाँ से कंटिन्यूस हीट मिलती रहती है। इनर कोर आउटर कोर से कंटिन्यूस हीट मिलती रहती है मेंटल के अंदर। तो मेंटल के अंदर एक कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाता है, बस वेव्स जनरेट हो जाती हैं, कन्वेक्शन करंट्स के वेव्स जो मेंटल के अंदर होती है। और जो हमारा क्रस्ट होता है बहुत रिजिड होता है, खासतौर से जो ओशियनिक क्रस्ट है। दोनों क्रस्ट रिजिड होते हैं, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों। तो ये कंटिन्यूसली ड्रैग फोर्स लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से चूँकि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है उसकी एज बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होगी तो कितनी होगी, ओल्डेस्ट एज कितनी है ओशियनिक क्रस्ट की, 180 मिलियन ईयर, यानी लगभग ये जुरासिक से जाके कॉन्साइड करता है। और हमारा अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहाँ से शुरू होता है, आर्कियन से, जो लगभग अगर बिल्कुल एंड आर्कियन का अर्ली स्टेज में जाए तो 4.0 बिलियन ईयर होगा।
ठीक है, और जुरासिक हमारा 180 मिलियन ईयर का होता है। तो यंगेस्ट क्रस्ट बोलते हैं इसको, ओसेनिक क्रस्ट को, इन कंपेरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे तो हमको आर्किन एज का भी रॉक मिल जाता है, क्रेटॉन वगैरह में जाएंगे तो आप टीटीजी हो गया, कोमाटियाइट हो गया, ग्रीन ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स के जो रॉक्स हैं जब आर्किन रॉक होते हैं, आर्किन एज के होते हैं। लेकिन ओसेनिक क्रस्ट यंगेस्ट क्रस्ट होता है। तो उसकी वजह ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा ये सॉलिडिफाई नहीं हुआ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ होता है। इसकी रियोलॉजी जो होती है बहुत कम होती है, वीक होता है एक तरीके से ये। तो यहाँ पे जब ड्रैग फोर्स लगता है कॉन्वेक्शन करंट से, और थिकनेस भी कम होती है ओसेनिक क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा 40-50 किलोमीटर होता है, इसकी थिकनेस 4 से 5 किलोमीटर होती है। तो ये बहुत आसानी से स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, रिफ्टिंग हो जाती है। रिफ्ट होने की वजह से ओशियन स्प्लिट कर जाता है, एक लेफ़्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड में जाएगा। तो इसकी स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ से क्रस्ट का पोर्शन तो हट जाएगा ना, इतना पोर्शन। तो ये जो वेट अप्लाई कर रहा था क्रस्ट मेंटल के ऊपर, और जो गिवन प्रेशर टेम्परेचर पे ये रॉक मेल्ट नहीं कर रहा था, प्रेशर के रिलीज होने की वजह से मेंटल की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, और उसी गिवन जियोथर्मल ग्रेडियंट पर वो रॉक क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, और यहाँ से जो मैग्मा प्रोड्यूस होगा वो बेसाल्टिक मैग्मा होगा। और चूंकि ये क्रस्ट स्प्लिट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं जाके सबडक्ट करेगा ना। इसको अभी हम लोग आगे और मैप में पढ़ेंगे, अभी आप लोग सिर्फ डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ओसेनिक क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है। कोर से कंटिन्यूस हीट मिल रही है, नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट पर मेंटल की मेल्टिंग नहीं हो रही है, सब सॉलिड रॉक है यहाँ पे। जब हीट मिलती है, पहले से हीट भी मौजूद है, तो कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाता है मेंटल के अंदर। ठीक है, इस तरीके के कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स लगता है और स्प्लिटिंग होती है। ये प्लेट इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, उसका एरिया बढ़ना, स्प्लिट करना, और फ्लोर सी फ्लोर होता है, इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब यहाँ पे देखिए, स्प्लिट होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, ये प्लेट इधर, ये प्लेट इधर। अब ये यहाँ पे जो क्रस्ट था, जो वेट अप्लाई कर रहा था मेंटल के ऊपर, वो वेट तो अप्लाई नहीं करेगा, प्रेशर कम हो गया, यहाँ से प्रेशर रिलीज हो गया। तो जिस T1 और T1 टेम्परेचर और P1 प्रेशर पर ये मेंटल की जो रॉक थी वो मेल्ट नहीं कर रही थी, अब चूँकि प्रेशर कम हो गया, P2 हो गया, तो P2 इज़ लेस देन P1। तो उसी गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर कम होने की वजह से रॉक की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, और वो पोर्शन क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। और यहाँ से जो मैग्मा प्रोड्यूस होगा, उस मैग्मा को हम क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा क्यों, क्योंकि ये जो मेंटल के अंदर जो रॉक होता है वो अल्ट्रामेफिक रॉक होता है। जनरली इसका कंपोजिशन क्या होता है, गार्नेट पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट हमको पता है अल्ट्रामेफिक रॉक होता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हुई कि T1 टेम्परेचर पर और P1 प्रेशर पर ये रॉक मेल्ट नहीं था, लेकिन हमने प्रेशर, अब इसका क्या हो गया, ये क्रस्ट की रिफ्टिंग हुई, प्रेशर रिलीज हुआ, तो प्रेशर P2 हो गया, और P2 इज़ ऑलवेज लेस देन P1, जिसकी वजह से इसी T1 टेम्परेचर पर प्रेशर के कम होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो गया, और इस मेंटल की मेल्टिंग हो गई। ये अल्ट्रामेफिक रॉक था, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हुआ इसका, और ये मैग्मेटिक मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा जनरेट किया यहाँ पर, और इसकी वजह से एक रिज बन जाती है यहाँ पर। इसी और ये ओशन के बीच में होता है आमतौर पर, इसीलिए इसको बोलते हैं मिड ओशेनिक रिज। रिज किसको बोलते हैं, जैसे हिमालय एक क्या है, हिमालयन रिज होता है ना, ये आम टोपोग्राफी से उसकी हाइट ज़्यादा होती है, प्लेन एरिया से उसकी टोपोग्राफी हाई है, इसलिए उसको रिज बोलते हैं। मिड ओशन में होता है, ये ओशन के बीच में होता है, अभी डायग्राम में हम इसको देखेंगे, तो इसलिए इसको मिड ओशेनिक रिज बोलते हैं। अच्छा, दूसरी वजह क्या है एक और मेल्ट होने की, दूसरी वजह ये भी है कि ये मान लीजिए हमारा ओशेनिक क्रस्ट है, इसकी स्प्लिटिंग हुई, ये इधर गया, इधर गया, ये हमारा मेंटल है, ये हमारा कोर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे बनेगा। तो जब प्रेशर यहाँ से रिलीज होता है तो मेंटल के अंदर जो ब्लॉक है ना, ये
यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है। पूरा पूरा ये पोर्शन क्या है, मेंटल का तो है, ये कोर है, ये पूरा मेंटल का एरिया है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो टेम्परेचर में फ़र्क आएगा ना। यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है। यहाँ पे भी T2 इज़ ऑलवेज मोर देन T1, क्योंकि जियोथर्मल ग्रेडियंट है। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो होता क्या है कि जब प्रेशर रिलीज होता है तो यहाँ का जो मटेरियल होता है ना, इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगता है, ये मूव करके ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्रेशर में दबा हुआ है। जब प्रेशर रिलीज होगा तो जो नीचे के मटेरियल हैं वो सराउंडिंग के प्रेशर के, सराउंडिंग रॉक के कंपेरिजन में ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और जब ये हाई टेम्परेचर का मिनरल लो टेम्परेचर से कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे भी मेल्टिंग हो जाती है। इस वजह से भी दोनों काम करता है, दोनों तरह की मेल्टिंग एक साथ काम करती है। तो ये ब्लॉक यहाँ पे उठ के आएगा तो T2 इज़ ऑलवेज मोर देन T1। तो हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट कराओगे तो वो मेल्ट करेगा ना, मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम है इससे, तो ये यहाँ पे भी मेल्टिंग हो जाएगी। तो वही चीज़ होगा, बसाल्टिक मैग्मा जनरेट होगा यहाँ पे। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। तो इस तरह की मेल्टिंग को क्या बोलते हैं, डीकॉम्प्रेशन मेल्टिंग। डीकॉम्प्रेशन मेल्टिंग, क्योंकि यहाँ मेल्टिंग कराने में हमने जियोथर्मल ग्रेडियंट को नहीं बढ़ाया है, बल्कि रॉक के मेल्टिंग पॉइंट को कम किया है। और मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से कम हुआ है, प्रेशर के रिलीज होने की वजह से कम हुआ है। और प्रेशर कैसे रिलीज हुआ है, क्योंकि क्रस्ट जो 5 किलोमीटर का क्रस्ट जो प्रेशर एक अप्लाई कर रहा था मेंटल के ऊपर, वो क्रस्ट हट गया वहाँ से, वो प्रेशर हमने हटा लिया, जिसकी वजह से रॉक की मेल्टिंग पॉइंट कम हो गई और मेंटल का रॉक मेल्ट कर गया। इसलिए इसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन मेल्टिंग। अच्छा, यहाँ पे मेल्टिंग कराने में वाटर का भी कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको ड्राई मेल्टिंग बोलते हैं। ड्राई मेल्टिंग, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, ड्राई मेल्टिंग। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर, डी मतलब हटा लेना, प्रेशर को रिलीज हटा लिया हमने, इसलिए मेल्टिंग हुई यहाँ पे। यहाँ पे किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन? जी भाई, ये मेंटल जो होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है? वो सिलिकेट्स ज्यादा होते हैं। हाँ, मेंटल का जो कंपोजिशन है वो गार्नेट पेरिडोटाइट होता है। पेरिडोटाइट यानी पेरिडोटाइट विच विद गार्नेट, गार्नेट रिच पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट ये भी अल्ट्रामेफिक रॉक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। पेरिडोटाइट, पायरोक्सेनाइट, वेबस्टराइट, ये सब अल्ट्रामेफिक रॉक होते हैं। भैया मिड ओशियन रिज पे क्रस्ट की थिकनेस 0 होती है, ठीक है। ऐसे साफ साफ तो फिगर बनाया था हमने। जब क्रस्ट स्प्लिट कर गया, रिफ्ट हो गया, क्रस्ट की रिफ्टिंग हो गई, तो वो कहाँ से, कोई क्रस्ट यहाँ बचा ही नहीं, खाली है। यहाँ पे आपको किलोमीटर यहाँ पे थिकनेस मिल रही है ना, यहाँ पे तो कोई मटेरियल ही नहीं है। तो मैग्मा बाहर आ रहा है, वो तो लिक्विड फॉर्म में है, वो क्रस्ट अभी बना कहाँ है, और वो आके यहाँ पे डिपॉजिट होता है ना। और मिड ओशियन रिज बिल्कुल ये वाला पार्ट होता है आपका। तो यहाँ पे जो क्रस्ट की थिकनेस होती है वो 0 होती है, 0 किलोमीटर। ये सवाल पूछा गया है कई बार। यहाँ पे देखो, ये है मिड ओशियन रिज, कितनी है थिकनेस यहाँ पे क्रस्ट की, 0 है ना, क्रस्ट गायब है भैया बिल्कुल, ठीक है। ये मिड ओशियन क्रीज है हमारा, यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग हो रहा है अपर मेंटल का, मैग्मा राइज कर रहा है। कौन सा बसाल्टिक मैग्मा बन रहा है यहाँ पे, इस प्लेट को डाइवर्जन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये बसाल्टिक मैग्मा हमको हॉट स्पॉट पर भी मिलता है, जहाँ पे मेंटल प्ल्यूम से मैग्मा आता है। ये जनरली कोर और मेंटल के बाउंड्री से आता है। ये भी बसाल्टिक मैग्मा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग जो होती है, ये तो ओशियनिक क्रस्ट है क्योंकि ये ऊपर ओशियन बना हुआ है। अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग होगी तो वहाँ पे भी बसाल्टिक मैग्मा प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, ये क्रस्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके सबडक्ट करेगा। ये प्लेट हमारा जो है ये जाके सबडक्ट करेगा ना। ये मान लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। तो होता क्या है कि जो हमारा ये ऊपर ओशन है, तो ओशियनिक क्रस्ट में जो ओशियनिक क्रस्ट पे जो रॉक्स होते हैं उनके पोर स्पेसेस में वाटर अटैच होते हैं, और जनरली वो हाइड्रस मिनरल कहलाते हैं। हाइड्रस मिनरल, इसमें वाटर अटैच होता है उनके क्रिस्टल सिस्टम में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जैसे हॉर्नब्लेंड हो गया, बायोटाइट हो गया, क्ले मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो ओशियनिक फ्लोर के
पोर स्पेसेस में रॉक्स होते हैं, वो वाटर्स होते हैं, वेपर्स होते हैं। तो जब ये ओसेनिक प्लेट सबडक्ट करता है मेंटल के अंदर, ये मेंटल है, तो जब इसको हीट मिलती है और प्रेशर मिलता है तो हाइड्रस मिनरल की ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रस मिनरल, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रस मिनरल। तो यहाँ से वाटर और CO2 रिलीज होता है। तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जब भी वाटर ऐड करेंगे हम कहीं पर भी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो मेंटल में जो रॉक टाइप था यहाँ पे, नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी नहीं थी कि उसको मेल्ट करा सके, लेकिन वाटर ऐड होने के बाद इसकी मेल्टिंग हो जाएगी और ये मैग्मा प्रोड्यूस करेगा। इस मैग्मा को क्या बोलते हैं? एंडेसिटिक मैग्मा, एंडेसिटिक मैग्मा। ये इंटरमीडिएट क्वालिटी का मैग्मा होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये क्रस्ट हमारा क्या है, जनरली फेल्सिक नेचर का होता है, और ये हमारा अल्ट्रामैफिक है, मेंटल पेरिडोटाइट। तो अल्ट्रामैफिक प्लस फेल्सिक मिल करके इंटरमीडिएट रॉक बनाते हैं। वहाँ पे क्या था? अल्ट्रामैफिक था, क्रस्ट तो था ही नहीं कि उसका एसिमिलेशन हो, उसका डिफ्रेंशिएशन हो, लेकिन तब भी थोड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और अल्ट्रामैफिक किस में कन्वर्ट होकर प्रोड्यूस होता है? फेल्सिक में, फेल्सिक मैग्मा में। अरे सॉरी, अल्ट्रामैफिक किस में प्रोड्यूस होता है? बसाल्टिक मैग्मा में, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट्रामैफिक प्लस फेल्सिक, क्योंकि ये कहाँ से पास होके जा रहा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पास होके जा रहा है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है और एंडेसिटिक मैग्मा बनाता है। तो इस तरह की जो मेल्टिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? वेट मेल्टिंग, क्योंकि इसमें वाटर का रोल है ना। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फ्लक्स मेल्टिंग। फ्लक्स मेल्टिंग, फ्लक्स होता है वाटर का, इसको फ्लश से याद रखना, फ्लश। फ्लश इज़ नॉट अ वेरी गुड टर्म, सो यू कैन यूज़ फ्लक्स, फ्लक्स मेल्टिंग। अल्ट्रामैफिक से मैफिक, मैफिक से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से फेल्सिक, फेल्सिक से अल्ट्रा फेल्सिक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन। मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? यानी मैग्मा के कंपोजिशन में अल्ट्रेशन होना, अल्ट्रेशन इन दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के केमिकल कंपोजिशन में अल्ट्रेशन हो जाने को मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। इसको मैग्मा सीरीज भी बोलते हैं, मैग्मा सीरीज। मैग्मा एक सीरीज में मिल रही है हमको, अल्ट्रामैफिक से लेकर के अल्ट्राफेल्सिक तक, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि कैसे? भाई ग्रेनिटिक मैग्मा किस कंडीशन में फॉर्म होता है? ग्रेनिटिक मैग्मा किस कंडीशन में फॉर्म होता है? जी भाई। किसी भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को अगर आप मेल्ट कराएंगे तो ये जनरली फेल्सिक नेचर का होता है। इसकी मेल्टिंग से आपको फेल्सिक मैग्मा मिलेगा। अगर वो सरफेस के अंदर ही क्रिस्टलाइज हो जाए, उसको बाहर आने का मौका ना मिले, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेनाइटिक मैग्मा, और उससे जो रॉक बनेगी उसको ग्रेनाइट बोलेंगे, ग्रेनाइट्स। एक तो ये कंडीशन है, एक तो ये प्रोसेस है। दूसरी ये है कि ओरिजिन हो उसका मेंटल में, और उसका इतना डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि वो डिफ्रेंशिएट होते होते आपको इस नेचर तक पहुंच जाए, फेल्सिक नेचर तक पहुंच जाए। अब उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे एक होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। दूसरा होता है मैग्मा मिक्सिंग, और इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट जो खास प्रोसेस है ग्रेनाइटिक रॉक बनने का, वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रही बात? इसको अभी एक एक करके पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। जी भाई। तो भाई ये मतलब जो है कन्वर्जन एंड डाइवर्जन दोनों सेटिंग में पॉसिबल है या केवल कन्वर्जन पे है पॉसिबल? क्या चीज़? मतलब डाइवर्जन पे, मतलब डाइवर्जेंट सेटिंग पर भी हमें ग्रेनिटिक मैग्मा मिल सकता है?
ये तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं मिलेगा। केवल कन्वर्जन सेटिंग में पॉसिबल है ये। नहीं, कन्वर्जन में भी कहाँ ग्रेनाइट मिलता है, हमने कहाँ बताया कि कन्वर्जन में मिलता है। भाई अभी तक हमने जो डाइवर्जन पढ़ा है मिड ओसेनिक रिज पे, एमओआर क्या है, डाइवर्जन सेटिंग है। एमओआर जी हमारा जो है भाई। डाइवर्जन सेटिंग है, दो प्लेट आपस में इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ से मैग्मा बन रहा है। यहाँ पे कौन सा मैग्मा बन रहा है, बसाल्टिक मैग्मा बन रहा है, बेसाल्टिक ठीक बन है। रहा था। और यहाँ पे जाके हमारा ये प्लेट सबडक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मैग्मा बन रहा है, एंडेसिटिक बन रहा यहाँ पे था। जो मैग्मा बन रहा है, ये मैग्मा जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एंडेसिटिक बन रहा है। एंडेसिटिक से मुराद क्या है, जी एंडेसाइट भाई। रॉक, एंडेसाइट रॉक बनेगी, या जी, इंटरमीडिएट कंपोजिशन। या डायोराइट बनेगी, ठीक है। ग्रेनाइट तो फेल्सिक रॉक है ना, तो ग्रेनाइट तो यहाँ कहीं नहीं बन रहा है। तो ग्रेनाइट कब बनेगा, जब मैग्मा का डिफ्रेंशिएशन इतना हो जाए कि वो फेल्सिक नेचर पे पहुँच जाए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सबडक्शन कराया और ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो मेल्टिंग जो हुई बहुत अपर लेवल पे हुई, सैलो लेवल पे मेल्टिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे मेल्टिंग होगी जब, तो मैं जो अल्ट्रा मैफिक हमारा कंपोजिशन का मेंटल है, उसका रॉक बहुत कम पार्टिसिपेट करेगा और ये ज़्यादातर इस वाले पोर्शन को मेल्ट कराएगा हीट दे करके, ठीक है। फिर ये पोर्शन मेल्ट होकर जब बाहर आएगा तो ये चूँकि, तो फिर ये बनाएगा फेल्सिक नेचर का रॉक, रायोलाइट या ग्रेनाइट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। यानी मेल्टिंग कहाँ हुई, बहुत शैलो लेवल पर हुई, ठीक है। लोकलाइज्ड मेल्टिंग हो, लोकलाइज्ड मेल्टिंग से फेल्सिक रॉक बनते हैं। या कहीं से प्लूम आया, प्लूम आके यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मैग्मा में, बल्कि इसके हीट की वजह से ये वाला पोर्शन मेल्ट हो रहा है सिर्फ। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही से हमारा एंडेसिटिक कंपोजिशन का होता है, क्रस्ट एंडेसिटिक टू फेल्सिक कंपोजिशन का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा जो होता है अर्थ का। तो ये फर्दर और ज़्यादा सिलिशियस नेचर का हो जाएगा, तो यहाँ से रायोलाइट जनरेट करेगा। समझ में आ रही बात। जी भाई। आगे हम लोग और पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम अगर हमारे पास होता तो हम तुम लोग को आरकेन से शुरू करते, जब टीटीजी से, तो वहाँ पे और सही तरीके से प्रोसेस कराते कि कैसे टीटीजी बनता है, समझ गए। टीटीजी भी तो ग्रेनाइटिक रॉक होता है, फेल्सिक नेचर का होता है। और जबकि आर्कियन में हमारे पास क्रस्ट थी ही नहीं, अभी तो हम बहुत आसानी से रॉयलाइट ग्रेनाइट बना ले रहे हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर का हमारे पास क्रस्ट है जो फेल्सिक नेचर का है, ठीक है। लेकिन आर्कियन में तो क्रस्ट भी बहुत थिन थी, 15-20 किलोमीटर या 5-10 किलोमीटर का क्रस्ट था हमारा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी उस वक्त आर्कियन के टाइम में। और उस टाइम जो होता था पार्शियल मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होता था, जियोथर्मल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई था, तो मेंटल की मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो पूरा पूरा अल्ट्रामैफिक रॉक ही प्रोड्यूस होता था। इसीलिए पूरा पूरा कोमाटियाइट हमको मिलता है सरफेस पे। कोमाटियाइट कौन सी रॉक है, अल्ट्रामैफिक रॉक है। और अल्ट्रामैफिक रॉक होने के बाद ये वोल्केनिक नेचर का है, मीन्स कि पूरा पूरा अल्ट्रामैफिक रॉक सरफेस के ऊपर आ गया और डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुआ। समझ में आ रही बात। तो डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्रस्ट ही नहीं था जो उसको असिमुलेट करे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो उसका, मैग्मा मिक्सिंग हो, कुछ होता ही नहीं था। पूरा पूरा अल्ट्रामैफिक रॉक मेल्ट हुआ, पूरा पूरा निकल के बाहर चला आया कोमाटियाइट। तो कैसे कोमाटियाइट से हमको टीटीजी मिल जाता है, मतलब उस वक्त जब कोमाटियाइट बन रहा था तो उस वक्त टीटीजी भी हमको मिल रहा था, हाउ इट इज़ पॉसिबल, समझ गए। तो ये कॉम्पोजिशन, मैग्मा का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है इसका, वो जनरली किस बात पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो सोर्स रॉक, यानी कौन से रॉक की मेल्टिंग हुई है, ठीक है। अल्ट्रामैफिक रॉक की अगर मेल्टिंग होगी तो ये फेल्सिक मैग्मा जनरेट करेगा, फेल्सिक की होगी तो इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। अरे सॉरी यार, तुम लोग बोल दिया करो जहाँ पर गलत हो। अल्ट्रामैफिक की अगर मेल्टिंग होगी तो मैफिक मैग्मा जनरेट होगा, ठीक है। मैफिक मैग्मा की अगर मेल्टिंग होगी तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इंटरमीडिएट लेवल का मैग्मा जनरेट होगा। और फर्दर इंटरमीडिएट की मेल्टिंग होगी तो फेल्सिक मैग्मा जनरेट होगा।
इस प्रोसेस को मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो मैग्मा का कॉम्पोजिशन डिपेंड करेगा कि कौन से सोर्स रॉक की मेल्टिंग हुई है, ठीक है। जो सोर्स रॉक था उसका कॉम्पोजिशन क्या था। दूसरा बात किस पे डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग कितना हुआ है। 1% पार्शियल मेल्टिंग हुआ है, 5% पार्शियल मेल्टिंग हुआ है, 20% पार्शियल मेल्टिंग, कितना परसेंट पार्शियल मेल्टिंग हुआ है, ठीक है। अब जरा एक सवाल बताओ कि मान लो कोई मैग्मा है। मैग्मा का मतलब प्राइमरी मैग्मा मीन्स कि उसमें ओलिविन से लेकर क्वार्ट्ज तक के मिनरल मिलेंगे। तो अगर मान लो 2% पार्शियल मेल्टिंग हुई है इसकी, तो कौन सा कॉम्पोजिशन का मेल्ट जनरेट होगा बताइए। या 1% इसको कर लीजिए, 1% पार्शियल मेल्टिंग हुई है इस मैग्मा की, तो किस कंपोजिशन का मेल्ट जनरेट होगा। फेल्सिक कंपोजिशन का, मैफिक कंपोजिशन का, इंटरमीडिएट कंपोजिशन का, या अल्ट्रा मैफिक कंपोजिशन का। कोई भी रॉक है तो रॉक अलग अलग मिनरल से मिलकर बना होता है। तो अगर मान लो कोई मिनरल है तो वो सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। अगर उसको मेल्ट कराना चाहें तो मिनरल क्रिस्टल सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। लेकिन अगर कोई रॉक है तो क्या वो सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि रॉक में तो बहुत सारे मिनरल हैं और सारे मिनरल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, उसका रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है। तो रॉक जो है वो सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, लेकिन मिनरल सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये रॉक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो अगर आप इसको हीट करेंगे, इसको मेल्ट कराना है आपको, तो इसको मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे इसका टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसमें कौन सा मिनरल मेल्ट होगा, जो सबसे लो टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज हुआ होगा। तो सबसे पहले क्वार्ट्ज ही तो मेल्ट होगा, क्योंकि सबसे बाद में यही क्रिस्टलाइज होता है, इसलिए सबसे पहले यही मेल्ट होगा। क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, पहले 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, फिर 200 देंगे, फिर 300, फिर 400, फिर जैसे ही 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, सबसे पहले क्वार्ट्ज मेल्ट हो जाएगा। और मान लो क्वार्ट्ज के मेल्ट होने के टाइम 1% मेल्टिंग हुआ, 2% मेल्टिंग हुआ, तो कौन सा फ्लूइड जनरेट होगा इससे मेल्ट। फेल्सिक मैग्मा तो जनरेट होगा, फेल्सिक मेल्ट तो जनरेट होगा। इसका नेचर क्या होगा, सिलिशियस नेचर होगा, सिलिशियस। तो जैसे जैसे आप पार्शियल मेल्टिंग बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे फेल्सिक से आप अल्ट्रा मैफिक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और ज़्यादा पार्शियल मेल्ट कराएंगे तो इंटरमीडिएट लेवल का मैग्मा जनरेट होगा, और ज़्यादा पार्शियल मेल्टिंग कराएंगे तो फेल्सिक नेचर का मैग्मा जनरेट होगा। पूरा मेल्ट ही करा देंगे तो फिर ये पूरा रॉक क्या था, प्राइमरी मैग्मा था, अल्ट्रा मैफिक मेल्ट जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आई। जी भाई। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मोर सिलिशियस, बॉब एंड डिक्सन सीरीज का सारा खेल है इसमें। मोर सिलिशियस मैग्मा फॉर्म बाय लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग, लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग, यानी जितना कम पार्शियल मेल्टिंग कराएंगे उतना ज़्यादा सिलिशियस मैग्मा जनरेट होगा। जितना और पार्शियल मेल्टिंग को आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आप सिलिशियस से मैफिक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि वो मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन यानी मैग्मा के कंपोजिशन में अल्ट्रेशन हो जाना। और अगर मान लो अल्ट्रा मैफिक तुम्हारा मैफिक में कन्वर्ट हो रहा है तो अल्ट्रेशन हो रहा है ना। मैफिक तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटरमीडिएट में, तो ये अल्टर्ड हो गया। इंटरमीडिएट फेल्सिक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी अल्ट्रेशन हो गया। रख दीजिए यहीं पे। तो ये मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन जो है 3-4 तरीके से होता है। एक होता है एसिमिलेशन प्रोसेस से। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को शामिल कर लेना, एसिमिलेट कर लेना, किसी को ग्रुप में शामिल कर लेना। तो जब पार्शियल मेल्टिंग होती है और मैग्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है, तो इसके जो कंट्री रॉक होते हैं यानी होस्ट रॉक जो होते हैं साथ में, वो भी मेल्ट कर जाते हैं, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था मैग्मा का अब वो अल्टर्ड हो गया, क्योंकि होस्ट रॉक की मेल्टिंग हो गई और वो इसके अंदर आ गए। तो यहाँ से भी कॉम्पोजिशन हमारा चेंज हो जाता है मैग्मा का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और चूँकि ये जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा जो है हमारा
ये होस्ट रॉक जो सब साथ में होस्ट रॉक हैं, ये सारे जो होस्ट रॉक हैं, कंट्री रॉक भी बोलते हैं इसको, इसकी जो मेल्टिंग कराएगा तो पार्शियली मेल्टिंग तो कराएगा ना। तो ये पार्शियल मेल्टिंग कराएगा तो कौन सा मेल्ट जनरेट होगा यहाँ से? सिलिशियस मेल्ट जनरेट होगा।